Good morning, students. How are you all? Dear students, last time we were discussing about acid-base concepts, and we have discussed about Arrhenius concept as well as Bronsted-Lowry concept. Today we are going to start with new topic, that is limitations of Bronsted-Lowry concept. Limitations of Bronsted-Lowry concept. ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जो कंसेप्ट है एसिड बेस का, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द सब्सटेंस व्हिच कैन गिव ए प्रोटॉन दैट इज कॉल्ड एज एसिड एंड व्हिच कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन दैट इज कॉल्ड एज बेस. तो लिमिटेशन क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड react together in absence of solvent. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, बेसिक इन नेचर होता है, ये बेस होता है. और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड ये क्या है? एसिडिक इन नेचर होता है. both react to give CSO4. अब देखो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो H+ और H+ प्रोटॉन डोनेट करने वाला, H+ प्रोटॉन देने वाला एसिड होता है, H+ प्रोटॉन लेने वाला बेस होता है. बट ये तो ना तो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ना ही कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, फिर भी ये रिएक्शन होती है और विदाउट सॉल्वेंट होती है. तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन जो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट नहीं दे पाया. सेकेंड है electron deficient molecules like BF3, AlCl3 etc. which does not contain hydrogen and do not give proton but can act as Lewis acids. वो ल्यूइस एसिड की तरह काम कर सकते हैं. तो इनके बारे में भी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाते. ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट. कौन सा है? ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट. थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, दैट इज ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट. तो शॉर्ट में लिखेंगे एसिड क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, एसिड द सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो सब्सटेंस जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, व्हिच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और बेस क्या होगा? which can donate unshared pair of electrons, यानी कि जिसको हम बोलते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो जो सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है, वो एसिड है. और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, वो क्या होगा? बेस. तो हम क्या बोल सकते हैं? एसिड क्या होगा? एसिड हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. एसिड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. और बेस क्या हो जाएगा आपका? बेस हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. क्लियर है? एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल BF3 एंड NH3 के बीच जो रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन BF3 एंड NH3. BF3 में क्या होता है? BF3 में
6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट अराउंड द बोरोन एटम। तो 2 4 6, आपको पता सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज नॉट कंप्लीटेड, तो उस केस में क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर जो इसको डोनेट किया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका BF3 NH3। सो हेयर अमोनिया जो है इट इज डोनेटिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये बेस का काम कर रहा है, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर रहा है, ये एसिड का काम कर रहा है। सेकेंड एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड H प्लस आयन। NH3 जो अमोनिया है NH3, यहां पर नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्लस H प्लस आयन, तो यहां से क्या बनेगा आपका NH4 प्लस आयन। तो देखो यहाँ पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज गिवन बाय, इट इज डोनेटेड बाय अमोनिया, तो ये क्या होगा ल्यूइस बेस का काम कर रहा है, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये ल्यूइस एसिड का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये है ल्यूइस बेस, और ये क्या है ल्यूइस एसिड। इस केस में ये क्या है ल्यूइस एसिड है, और दिस इज ल्यूइस बेस, ये ल्यूइस बेस होता है। तो यहां से इसको इट कैन बी रिटन एट, इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं H N H H H एंड H, ये प्लस साइन। ये क्लियर है कि यहां से डेटी बॉन्ड है, डोनेट किया गया इलेक्ट्रॉन पेयर है, उससे बना हुआ बॉन्ड है, बट सिंपली इट इज रिटन एट, इट इज रिप्रेजेंटेड एज सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन BF3 एंड F माइनस। BF3 है प्लस F माइनस, 2 4 6 8 माइनस, तो यहां से क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर डोनेट किया जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका B F F F, और ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड माइनस, और इट कैन बी रिटन एज F B F F F और माइनस। ठीक है, तो यहां से आपने देखा है ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है आपका ल्यूइस बेस का, और ये क्या काम कर रहा है ल्यूइस एसिड का। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ल्यूइस बेसिस एंड एसिड्स। ल्यूइस बेस और एसिड्स की टाइप क्या क्या है। टाइप्स ऑफ ल्यूइस बेसिस। ल्यूइस बेसिस में कौन कौन सी टाइप है। फर्स्ट, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल्स लाइक कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, जैसे कि अमोनिया, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है RNH2 प्राइमरी अमीन, उसके बाद ROH एल्कोहल एंड HOH H2O etc. Molecules like these which can donate a pair of electrons, यानी कि lone pair of electron act as Lewis base, ये Lewis base का काम करते हैं। सेकेंड है नेगेटिवली चार्ज आयंस। नेगेटिवली चार्ज आयंस कौन कौन से, लाइक F माइनस, Cr माइनस, Br माइनस, I माइनस एटसेट्रा। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ ल्यूइस बेसिस। अब हम बात करते हैं ल्यूइस एसिड्स की। टाइप्स ऑफ ल्यूइस एसिड्स। ल्यूइस एसिड्स में कौन कौन से टाइप है। फर्स्ट टाइप इज molecules in which octet of central atom is not completed.
molecules in which octet of central atom is not completed या इनकम्प्लीट, ऐसे भी बोल सकते हैं इन विच ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट, जैसे कि BF3 है, BF3 AlCl3, तो ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे हैं इनमें सेंट्रल एलिमेंट जो है एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो एज ए रिजल्ट दीज कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस दीज कैन एक्ट एज ल्यूइस एसिड। सेकंड टाइप जो है जो ल्यूइस एसिड की है, सिंपल कैटायंस लाइक जैसे कि Ag प्लस Cu2 प्लस Fe3 प्लस एक्सेट्रा। कैसे? जैसे Ag प्लस है, Ag प्लस प्लस 2NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां से रिएक्शन होगी तो NH3 मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया मॉलिक्यूल्स, ये क्या करेंगे Ag को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इस तरीके से कंपाउंड बन जाता है। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या डेटिव बॉन्ड जिनमें प्रेजेंट होते हैं वो उनको डेटिव कंपाउंड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर होते हैं बिटवीन द टू एटम्स वो अनइक्वल शेयर होते हैं, तो ये उसका एग्जांपल है। ठीक है, अब ये देखो थर्ड जो टाइप है जिसमें हमारे पास जो सेंट्रल एटम में एलिमेंट है विच कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। थर्ड टाइप में हो जाएगा मॉलिक्यूल्स हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, वो मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि SiF4 है प्लस SiF4 है प्लस 2F माइनस, यहां से क्या बन जाएगा SiF6 2 माइनस। यहां पर आप देखेंगे SiF4 में सिलिकॉन जो प्रेजेंट है, सिलिकॉन की वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p4, बट आगे 3d भी वेकेंट होता है, तो वहां पर वो 3d में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो क्या काम कर सकते हैं, ल्यूइस एसिड का काम कर सकते हैं। फोर्थ टाइप हो जाती है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे CO2 मॉलिक्यूल है, तो CO2 मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेगा तो विच कैन एक्सेप्ट CO2 मॉलिक्यूल जो है वो H प्लस के साथ मिलकर के HCO3 माइनस जो है यानी कि बाइकार्बोनेट आयन बना देते हैं। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं। अभी नेक्स्ट हम करते हैं, ये हमने पढ़ा है कि किस टाइप से हमारे पास ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट है, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि ल्यूइस एसिड बेस का जो कंसेप्ट है इसमें भी कुछ कंपाउंड जो है ल्यूइस एसिड बेस के, इसके बेस पर एक बात बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल ल्यूइस बेसिस आर ब्रोंस्टेड बेसिस, बट ऑल ब्रोंस्टेड एसिड्स may or may not be ल्यूइस एसिड्स। इसका मीनिंग है कि सभी ल्यूइस बेस ब्रोंस्टेड बेस होते हैं, बट सभी ब्रोंस्टेड एसिड वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, हम सिंपली लिखते हैं ऑल ब्रोंस्टेड एसिड्स मे नॉट बी ल्यूइस एसिड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जो वीक एसिड है और वीक बेस है, हमने जो इलेक्ट्रोलाइट पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइट के बेस पर ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। यहाँ पर देखें, इन जनरल इफ वीक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय Ha, अगर वीक एसिड को Ha से रिप्रेजेंट करें और its dissociation constant, its dissociation in water can be represented by the equilibrium। जो Ha से वीक एसिड को रिप्रेजेंट किया उसके डिसोसिएशन को कैसे दिखाएंगे, Ha plus H2O
A माइनस एक्वस प्लस H3O प्लस H प्लस जो H2 ने इसको हट कर लिया तो ये क्या होगा H3O प्लस बन गया एक्वस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स A माइनस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस डिवाइड बाय HA एंड H2। उसके बाद ये जो K और H2 है, H2 की अमाउंट क्या होती है कांस्टेंट है, तो K इनटू H2 क्या बन जाएगा Ka, तो Ka कैन बी रिटन एज A माइनस इनटू H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय HA। ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर इस इक्वेशन को दूसरे वे में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, HA प्लस वाटर की जगह पे AQ लिख दिया, A माइनस AH प्लस AQ प्लस A माइनस AQ, वाटर को शो नहीं किया आपकी बात, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर लॉ ऑफ केमिकल में अप्लाई करें तो Ka क्या हो जाएगा H प्लस AQ A माइनस AQ डिवाइड बाय HA। तो Ka क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। नाउ इसमें ये जो एक्सप्रेशन है इसमें नाउ नोइंग द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू का पता हो और कंसंट्रेशन जो C है वीक एसिड की जो स्टार्टिंग में ली है उसकी वैल्यू अगर पता हो तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और H3O प्लस आयन इन सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इक्वेशन देखिए HA प्लस AQ तो क्या बनेगा H प्लस प्लस A माइनस। जब रिएक्शन स्टार्टिंग होगी इनिशियली हमने मान लिया कि वीक एसिड की कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर से स्टार्ट की है, उसके बाद स्टार्टिंग में इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या जीरो, क्यों है जीरो, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। उसके बाद एट इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो उस केस में C माइनस एक्स क्या यहाँ पर एक्स है अमाउंट ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिसोसिएटेड। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना, ये x जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, अल्फा नहीं है, तो x यहाँ पर क्या है अमाउंट ऑफ H प्लस एसिड जो है अमाउंट ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस्ड या अमाउंट ऑफ H प्लस डिसोसिएटेड कितना एसिड में से टूटा है वो है H प्लस, ठीक है। इक्विलिब्रियम के ऊपर कितनी अमाउंट H प्लस आयन की प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन की प्रेजेंट है, तो जितनी इसमें से टूटेगी उतनी यहाँ पर बनेगी, x में x मोलर बन गई और x मोलर इसकी बन गई, यहाँ से x मोलर डिसोसिएट हो गई थी तो C माइनस x मोलर इंटू x मोलर। फिर कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई किया तो कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू जो वैल्यू रखी x इंटू x स्क्वायर डिवाइड बाय C माइनस x, यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाय C माइनस x आ गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम यहां से क्या लिखेंगे Ka इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय C माइनस एक्स, ठीक है। और आपको पता है कि जो वीक एसिड है उसकी डिसोसिएशन क्या होती है, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज वेरी स्मॉल होती है डिसोसिएशन, तो x from the denominator can be neglected, it can be written as Ka is equal to x square divided by C। यहाँ पे लिखेंगे x from denominator can be neglected, क्लियर है। तो यहाँ से जो x आएगा x is equal to Ka into C और अंडर रूट, तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन। ये तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आया कि अगर हमारे पास कोई वीक एसिड हो और अगर हमारे पास कोई वीक बेस हो तो वीक बेस के केस में क्या होगा रिएक्शन होगी, जैसे वीक एसिड को HA से रिप्रेजेंट करते हैं तो वीक बेस को हम BOH से रिप्रेजेंट करते हैं, तो BOH प्लस AQ, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ से बनेगा आपका B माइनस AQ प्लस OH सॉरी B प्लस AQ एंड OH माइनस AQ, ठीक है। तो उस केस में एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा Kb का, इट विल बी इक्वल टू B प्लस AQ इंटू OH माइनस AQ डिवाइड बाय BOH, तब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे x क्या लिखा जाएगा Kb इंटू C लिखा जाएगा, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको देखना। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी वीक एसिड की डिसोसिएशन को लें तो एट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ H प्लस आयन कितना प्रोड्यूस हुआ है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से ध्यान से समझना। यहाँ पर नेक्स्ट देखें
स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब देखो, जितना ज्यादा ग्रेटर द नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। जितना ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे एक्वस सॉल्यूशन में उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और ग्रेटर द नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस इन द एक्वस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्गर इज द बेस। तो जितने ज्यादा OH माइनस आयन प्रोड्यूस होंगे एक्वस सॉल्यूशन में उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब हम बढ़ रहे नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक एसिड। दो वीक एसिड है, उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिस्कस किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, हम वीक एसिड जो है, वीक एसिड लेते हैं, उसके डिसोसिएशन को स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ले रहे हैं। पीछे वाले केस में हमने C माइनस एक्स किया था, वहां पर x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं था, वहां पर x क्या था, x था अमाउंट ऑफ H प्लस आयन डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो C से स्टार्ट किया, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना बनेंगे C अल्फा और C अल्फा। तो इक्विलिब्रियम का लॉ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसमें पुट करें तो C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा कि एक इसके बराबर है C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। जैसे कि आपको पता है कि वीक एसिड की डिसोसिएशन बहुत कम होती है, तो 1 माइनस अल्फा फ्रॉम डिनोमिनेटर कैन बी टेकन एज 1। तो यहाँ से क्या लिखा है, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू Ka डिवाइड बाई C अंडर रूट, यानी कि K इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka डिवाइड बाई C। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। अब हम क्या करते हैं कि टू वीक एसिड लेते हैं ऑफ इक्विमोलर कंसंट्रेशन, जिनकी C की वैल्यू सेम है, कंसंट्रेशन सेम है। तो अल्फा 1 फर्स्ट एसिड के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मानते हैं, अल्फा 2 सेकंड को मानते हैं। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या होगा, अल्फा 1 डिवाइड बाय अल्फा 2 इज इक्वल टू K1 डिवाइड बाय K2 स्क्वायर रूट। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या डिसाइड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसका ज्यादा होगा तो उसका ही, उसमें क्या होगा, उस केस में अल्फा की वैल्यू जो है उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी एसिड की। तो स्ट्रेंथ ऑफ HA1 डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ HA2 इट इज इक्वल टू K1 डिवाइड बाय K2 अंडर रूट। ऐसे ही अगर हम वीक बेस लें तो स्ट्रेंथ ऑफ BOH1 डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ BOH2 इट इज इक्वल टू KB1 डिवाइड बाय KB2। इसको हम ध्यान से आप देखें किससे कैसे इसका यूज करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से इसको देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखें आप, सपोज फॉर एग्जांपल डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka फॉर CH3COH एसिटिक एसिड इज 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ and Ka for HCl is given as 4.9 multiply 10⁻10। These are experimentally calculated values। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या, स्ट्रेंथ ऑफ COH डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ HCl, K1 डिवाइड बाय K2, K1 की वैल्यू क्या 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻5 डिवाइड बाय 4.9 मल्टीप्लाई 10⁻10। तो -5 से -10 कट गया, -5 पावर है नीचे, तो -5 ऊपर जाके क्या होगा +5, तो 18 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 18/49 इंटू 10⁵ अंडर रूट होगा। तो 18 एक जीरो यहाँ पे इंक्लूड कर दी, 180 बन गया, ये 10⁴ रह गया डिवाइड बाय 49। इसको डिवाइड करेंगे 3.67 है मल्टीप्लाई 10⁴ स्क्वायर रूट लेंगे तो 1.9 इंटू 10⁻², तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 192 आ गया। इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ COH डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ HCl 192 के बराबर है। तो स्ट्रेंथ ऑफ COH इज इक्वल टू 100 टाइम मल्टीप्लाई स्ट्रेंथ ऑफ HCl। इसका मतलब है कि CH3COH जो है इट इज नियरली 192 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन HCl। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और है, पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉलीबेसिक एसिड्स। ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड पॉली एसिडिक बेस, पॉली एसिडिक बेसिस। तो सबसे पहले पॉलीप्रोटिक एसिड का देखते हैं। तो सच एसिड्स लाइक जैसे कि H2SO4 है, H3PO4 है, उसके बाद H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, COH हॉल ट्वाइस है, आर्सेनिक एसिड है,
H2ASO4 है, एटसेट्रा, which contain more than one ionizable proton are called, उनको क्या बोलते हैं, are called polyprotic acids. Poly means many, protein means proton giving. एक से ज्यादा प्रोटॉन गिविंग एसिड को हम बोलेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड्स या पॉलीबेसिक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम इनकी डिसोसिएशन पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H3PO4 है, ये वीक एसिड है, तो इस केस में इसकी जो डिसोसिएशन पढ़ेंगे तो देखो क्या होगा। फर्स्टली जो है H+1 आयन इज रिलीज, H++, ये क्या बन जाएगा H2PO4-, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम के लिए अगर हमारे पास एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 हो तो Ka1 क्या हो जाएगा, Ka1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4- डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4। क्लियर है। सेकेंड टाइम H2PO4- है, इट विल फर्दर डिसोसिएट, ये फर्दर डिसोसिएट होगा तो 1 more H+ इज रिमूव, प्लस में क्या बन जाएगा HPO4-2- बन जाएगा। तो इस इक्वेशन के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट जो एसिड का क्या हो जाएगा K2, और उसको क्या लिख सकते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग H+ आयन कंसंट्रेशन इनटू HPO4-2- आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय दिस कंसंट्रेशन। उसके बाद HPO4-2- ये अगर फर्दर डिसोसिएट होता है इट विल गिव H++ PO4-3- आयन फॉस्फेट आयन। तो यहां से डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आ जाएगा Ka3। तो टोटल डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka ऑफ दिस एसिड इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अगर कोई केमिकल रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में होती है तो हर एक स्टेप का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सभी के मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। तो वो यही हो गया। ऐसे अगर हम Kb लिखें किसी चीज के लिए तो 3 स्टेप में हो तो Kb1 इंटू Kb2 इंटू Kb3, ये बेस के लिए हो जाएगा। वन मोर थिंग, ये ध्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 इज ग्रेटर देन Ka3। तो Ka1 की वैल्यू ज्यादा थी, Ka2 की वैल्यू उससे कम, Ka3 की से कम। इसका मतलब क्या है, Ka1 की वैल्यू जितनी ज्यादा Ka1 की डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना ज्यादा H+ आयन जल्दी से डिसोसिएट करेगा। तो जैसे जैसे हम K1 K2 K3 पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो K3 किसके लिए है, HPO4-2- में से H+ को रिमूव किया तब K3 आया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नेगेटिवली चार्ज यानी चार्ज जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है उसमें से प्रोटॉन को रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वी हैव डिस्कस टुडे। आज का जो भी टॉपिक किया है उसको आपने रिटन में प्रैक्टिस करना है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी जो है एफिशिएंसी जो इंक्रीज होती जाएगी, आपको चीजें क्लियर समझ में आएंगी, और जितना ज्यादा यूनिट में आगे हम बढ़ते जाएंगे और भी ज्यादा कंसेप्ट इजीली क्लियर होते जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस हार्ड एंड डू योर वर्क रेगुलरली विच इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।